हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल रिसर्च। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, मतलब कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों आर्टिकल जो हैं ये बेसिकली एक तरह से इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हम पार्ट 3 में देखने को मिलता है हमें इनके बारे में कि ये पार्ट 3 में होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने, तो भाई 6 हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 12 और 13 को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 डील करते हैं स्टेट से और 13 डील करता है फंडामेंटल राइट के जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में डिस्कस करता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनकी हिस्ट्री क्या होती है और ये होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब ये जो मौलिक अधिकार होते हैं इसका मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार किसी को क्यों मिलते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है एक तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं, या राइट्स जो होते हैं वो एक तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें एक ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक ह्यूमन बींग हैं, आई एम अ सोशल बींग, ठीक है, एंड आई एम लिविंग इन अ कंट्री, सो आई नीड दैट राइट्स टू सर्वाइव इन दैट कंट्री। ठीक है, अदरवाइज कोई भी मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा। सो दीज आर काइंड ऑफ कंडीशंस। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा और डीपली पढ़ें तो क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये क्या होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो मतलब फंडामेंटल राइट क्या होता है, एक तरह से बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि एंश्योर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कहाँ पे एंश्योर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिले हुए हैं, एंड विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन, जो हर किसी सिटीजन को गारंटी हुए हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो पर्सन जो है कौन से रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा से बिलोंग करता है। ठीक है जी, अब आगे कहा है इन्होंने कि भाई सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट जो हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं, टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस होती हैं तभी आप फंडामेंटल राइट्स को जो है इनको आप एनफोर्सेबल, मतलब आप देखिए जो DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी नो दैट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, उनको कोर्ट एनफोर्सेबल नहीं करता। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई फंडामेंटल राइट को क्यों एनफोर्सेबल करें, क्या ज़रूरत है उसको एनफोर्सेबल करने की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है कहता है कि भाई इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस है कि हम इसको एनफोर्सेबल क्यों बना रहे हैं। तो बोलते दे आर एंटाइटल्ड एज फंडामेंटल राइट, उनको फंडामेंटल राइट इसलिए बनाया गया है या उनको एनफोर्सेबल इसलिए बनाया गया है, दे आर एंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी दैम। पहली चीज़ तो ये है कि फंडामेंटल राइट जो है उनको फंडामेंटल राइट हम क्यों मानते हैं, क्योंकि एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी भी करता है। दूसरी चीज़, फंडामेंटल राइट जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जस्टिफिकेबल है, मतलब ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है, एंड इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इसके अगेंस्ट जाएगा या इसकी वायलेशन करेगा तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपने लिए जो है जस्टिस जो है मांग सकता है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम आएंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन पे। ठीक है, कि ये फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि पार्ट 3 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट की एक लिस्ट है। जैसे कि हम सबको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जबकि मेन जो है 32 तक ही हैं, बाकी भी हैं बट उसमें फिर कुछ कंडीशन आ जाती हैं, वो इतनी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, 32 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट हैं और इसकी एक लिस्ट दी गई हुई है। अब कहते हैं कि एज अर्ली एज 1250, देखिए हुआ क्या था ना कि 1215 के टाइम पे जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने क्या किया था, एक एश्योरेंस ली थी अपने किंग जॉन से फॉर रिस्पेक्ट ऑफ देयर एंशिएंट लिबर्टी। ठीक है, मतलब उस टाइम पे क्या था, जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने एक तरह से, जो उनका उस टाइम किंग था, राजा था जिसका नाम जॉन था, किंग जॉन, वो जो राजा थे उनसे एक तरह से एश्योरेंस ली थी लोगों ने। ठीक है, अपनी लिबर्टी, अपनी एंशिएंट लिबर्टी को बचाने के लिए। ठीक है, मतलब अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए उन्होंने एक तरह से उससे एश्योरेंस ली थी, और ये एश्योरेंस जो है इसको बाद में एज अ राइट जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम आज राइट बोलते हैं। ये तब की बात है। तो कहते हैं द मैग्ना कार्टा इज द एविडेंस ऑफ देयर सक्सेस विच इज़ रिटन डॉक्यूमेंट। तो जो उस टाइम 1215 में ये जो उन्होंने एश्योरेंस ली थी अपने राजा से, इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मैग्ना कार्टा, ये उस टाइम पे इंसिडेंट हुआ उसका एक एविडेंस भी है, जो कि एक क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन में हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, जो पहला जो है एक
ये एक पहला डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन से डील करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ, 1689 की बात है, जो बिल ऑफ राइट था, ठीक है, वॉज रिटन, इसको लिखा गया, ठीक है। और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइट्स जो थे एंड लिबर्टीज जो थी वो लिख के इनको डिक्लेयर कर दिया गया, किसके द्वारा, पीपल ऑफ इंग्लिश के द्वारा, ठीक है जी। तो मतलब फिर ये तो हमने पढ़ा कब का, 1215 का, ठीक है, जब मतलब इंग्लिश पीपल ने एश्योरेंस ली अपने राजा से। फिर क्या हुआ उसके बाद, 1689 में बिल ऑफ राइट्स नाम से एक डॉक्यूमेंट बना और उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइट्स एंड लिबर्टी जो थी उनको, जो इंग्लिश पीपल थे उनके लिए डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1789 में डिक्लेयर कर दिया नेचुरल इनएलिनेबल एंड सैक्रेड राइट ऑफ मैन, ठीक है जी। तो मतलब उन्होंने कुछ नेचुरल इनएलिएनेबल, मतलब कि जो एलियंस मतलब जो बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको नहीं मिलेंगे, या आप बाहर जा रहे हो तो आपके साथ बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे नेचुरल इनएलिएनेबल, या फिर जो सैक्रेड, मतलब सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र या प्योर, तो मतलब ऐसे जो राइट्स थे मैन के उनको जो है डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और जो अमेरिकन थे ये वो फर्स्ट कंट्री है टू गिव बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। मतलब अभी तक वैसे तो बहुत लोगों ने डिक्लेरेशन दे के रखी थी राइट्स को, 1215 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको जो है बिल ऑफ राइट बनाकर या एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट बनाकर किसने इंट्रोड्यूस किया, अमेरिका ने, यूएसए ने, ठीक है। दस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम, इसलिए बोलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हुआ तो जो बैकग्राउंड था या इनकॉर्पोरेशन थी बिल ऑफ राइट की, ठीक है, वो पहले से प्रेजेंट थी, मतलब कि इंडिया को बहुत खोज पड़ताल नहीं करनी पड़ी फंडामेंटल राइट की, उसका जो बैकग्राउंड था ऑलरेडी बेस बना हुआ था। फिर जो बोलते फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या किया, इंस्पिरेशन ली और उन्होंने इससे रिलेटेड एक फुल चैप्टर जो है जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता था वो इन्होंने बनाकर हमें तैयार करके दे दिया। अब इसके बाद हम आते हैं नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स की क्या ज़रूरत है हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एज अ सोशल बीइंग और एज अ सिटीजन यू नीड सम कंडीशंस टू लिव अ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ठीक है, जो कि आपके लिए जीना इजी हो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको राइट इक्वालिटी नहीं देंगे तो भैया आपका तो एक्सप्लॉयटेशन ही होता रहेगा, या आपके पास राइट टू फ्रीडम ना हो, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना हो, तो आप तो मतलब बिल्कुल चुप होके रह जाओगे ना, किसी की तानाशाही की चलेगी, वो कहेगा चुप रहो तो आप चुप रहोगे, वो बोलेगा बैठो तो बैठना पड़ेगा, बोलेगा उठो तो उठना पड़ेगा, मतलब उसकी चलेगी जितना चलेगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरह से जब हम किसी सिचुएशन से डील करते हैं तो वहाँ पे किसी नॉर्मल सोशल बीइंग का जीना जो है बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अगर वो एक लिविंग बीइंग है वो कैसे ऐसे माहौल में रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो वहाँ पे क्या लिखा है कि भाई फंडामेंटल राइट जो है बोलते हैं ये एसेंशियल होते हैं, क्यों एसेंशियल होते हैं, ताकि राइट एंड लिबर्टीज़ जो है पीपल के, ठीक है, अगेंस्ट द एनरोचमेंट ऑफ पावर ऑफ डेलीगेटेड देम टू देयर गवर्नमेंट, ठीक है जी। मतलब कि ये एक तरह से क्या होता है, राइट एंड लिबर्टीज़ लोगों को क्यों दी जाती है, ताकि जो गवर्नमेंट को पावर दी गई है या जिसके हाथ में सारी सॉवरेनिटी की पावर है वो जो है अपनी पावर का गलत यूज़ करके लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। देखिए राइट एंड लिबर्टीज़ एक तरह से क्या है, एक डिफेंस शील्ड है हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए सरकार आई, ठीक है, अब डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, अब यहाँ पे अगर सरकार आती है तो उसको अपने लिमिट्स पता है, दे कांट वायलेट आर राइट ऑफ इक्वालिटी, वो नहीं कर सकते, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ जी आयुष्मान योजना चलिए लेकिन वो कुछ सेक्ट ऑफ इंडिया को बोलेंगे कि आपको आयुष्मान भारत योजना में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये फंडामेंटल राइट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो लोग हैं उन पर जो है सरकार राज ना कर सके और उनके पास भी अपना राइट एंड लिबर्टीज़ नाम की एक शील्ड हो जो कि वो यूज़ कर सके जब भी उनको प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई दे आर जस्टिफिकेबल इन कोर्ट, क्योंकि अगर जस्टिफिकेबल नहीं होते तो उनके पास क्या अथॉरिटी होती, वो तो बोल देते मेरे पास राइट है, पर क्या अथॉरिटी है भाई, तुम क्या उखाड़ लगे उस नेता का, या तुम क्या उखाड़ लगे उस अथॉरिटी का जो तुम पे हुक्म चला रहा है। इसलिए उन्होंने जुडिशरी बनाई, जुडिशरी को एक सेपरेट बॉडी बनाया कि हाँ जी अगर किसी का राइट वायलेट होगा तो सारा का सारा काम आपका है, जिम्मा आपका है कि आप ऑर्डर दें और आप उसको एक लॉ की तरह ट्रांसलेट करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते और जो कर रहे हैं उसको पनिशमेंट भी प्रोवाइड करें, ठीक है जी। अब कह रहा है यहाँ पे कि देयर आर लिमिटेशन अपॉन ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड देयर एसेंशियल टू प्रिजर्व पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। तो कह रहा है कि भाई ये एक तरह से क्या होता है, लिमिटेशंस होती हैं गवर्नमेंट की पावर पे और लेजिस्लेचर की पावर पे या एग्जीक्यूटिव की पावर। अब लेजिस्लेचर लॉ बनाता है पर लेजिस्लेचर लॉ
सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं बना सकता, लोगों के अगेंस्ट नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नीड थी फंडामेंटल राइट की। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ डिफेंस शील्ड फॉर द पीपल फ्रॉम किस चीज़ से, जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी पावर से, जो पावर उन पर डेलीगेट गई है उससे, कि उसका मिसयूज़ ना हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट पे, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि 6 राइट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। उसके बाद हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28 एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हैं 29 और 30 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं 32 से 35 में, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 12 जो डील करता है किस चीज़ से, डेफिनेशन ऑफ स्टेट से, ठीक है। अब अगर मैं आपको थोड़ा बेयर एक्ट पढ़ के दिखाऊं कि उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट को उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन को, यहाँ तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है क्लासीफाई करके कि उसको किस किस चीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो हमारा बेयर एक्ट है वो क्या कहता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट, ठीक, क्या क्या इंक्लूड कर रहा है वो सुनो, और फिर ये भी देखो कि मैंने लिखा कैसे उसको, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि भाई जो स्टेट है उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा, देखिए गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन आगे ऑफ कोर्स यूनियन लेवल की है ना। उसके बाद है हमारा लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, ये आ गया हमारा लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है जी। उसके बाद है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी, ठीक है जी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके आगे लिखा है और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, एक तो आ गया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कि हाँ जी जो लोकल एंड अदर अथॉरिटी वो हमारे इंडिया की टेरिटरी में। दूसरी चीज़ क्या है कि लोकल एंड अदर अथॉरिटी है पर वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, ठीक है। तो अब आप इसको अगर बेयर एक्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसको 4 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ यूनियन क्यों लिखा, कि ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट होगी तभी तो पार्लियामेंट होगी, ठीक है, गवर्नमेंट से ही पार्लियामेंट बनती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं की टर्म्स को डिस्कस करते हैं, मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, इस पर एक बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम। देखिए सबसे पहले आते हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट जो है इसमें क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसमें हमारा लोकसभा आता है, और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। तो सिंपली यहाँ पे 3 जो हैं हमारे, बेसिकली वी हैव 3 ऑर्गेनाइजेशन इन आर पार्लियामेंट, ठीक है। पहला आ जाता है हमारा प्रेसिडेंट, दूसरा है हमारा लोअर हाउस मतलब कर लोकसभा, ठीक है, और तीसरा हमारा है अपर हाउस, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, हमारी पार्लियामेंट बना देते हैं। अब इसके आगे और पढ़ेंगे हम, लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है। तो देखिए पार्लियामेंट जो कि मतलब राज्य, फिर मतलब पार्लियामेंट में आ जाता है, तीसरा क्या था, राज्यसभा। अब लोअर हाउस के बारे में बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में लिखा है। लोअर हाउस जो है लोकसभा, इसमें 545 मेंबर होते हैं जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है 333 आर्टिकल में, ठीक है जी। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, ऐसी कम्युनिटी जिसके आइदर पेरेंट्स जो हैं वो फॉरनर हों, मतलब एक पेरेंट्स जो हैं फॉरनर हों तो हम उसको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है। पर लोकसभा में जो ये एंग्लो इंडियन वाली प्रोविजन थी इसको 2020 में रिपील कर दिया गया था। रिपील नहीं मतलब इसको एक तरह से मैरिबेंड कंडीशन में रख दिया है कि हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज मतलब अब ये एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम होता नहीं, क्योंकि इंडिया में अब एंग्लो इंडियन की ज़रूरत ही नहीं है। अब इंडिया में ऐसी कम्युनिटीज़ रही ही नहीं है। एंग्लो इंडियन को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या था उस टाइम पे, रीज़न ये था कि अब उस टाइम भाई अब अंग्रेज़ों ने तो इंडिया छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसे लोग रहते थे जो जिनके एक पेरेंट फॉरेनर होते थे, ठीक है। अब ऐसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता, ऑब्वियसली अब जितने बाकी नेता थे वो तो भाई अपने अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे या इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीज़न बन चुके हैं अब और उनका एक पेरेंट फॉरेनर था या अभी भी है, तो ऐसे केस में उस कम्युनिटी को भी मतलब एक तरह से सिक्योर किया जाए या लोग उनको गलत वे से ट्रीट ना करें कि अंग्रेज़ हैं इन्होंने हमारे साथ गलत किया, ऐसा कुछ ना हो। इस तरह की सिचुएशंस को रोकने के लिए उन्होंने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन जो था पार्लियामेंट में दिया था, ठीक है। तो अब लोकसभा जो है कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनको चूज़ किया जाता है किसके द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। और किसके बेसिस पे, अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज आपको पता है क्या होता है, 21 सॉरी आई एम सॉरी
18 ईयर्स ऑफ एज के साथ जो है यू कैन वोट एंड यू कैन चूज़ योर ओन लीडर, ठीक है जी। तो इसके बाद कहता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हाउस की वो कितनी होती है, 552 होती है। 530 जो है वो स्ट्रेंथ है रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। 20 जो होती है रिप्रेजेंटेशन, ये किसके द्वारा होती है, ये होती है हमारी यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन, और 2 मेंबर क्या जाते हैं एंग्लो इंडियन। तो टोटल हो गए 552, 530 ये, 20 ये, 2 ये, कितना हो गया टोटल 552, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपर हाउस पे, ठीक है। तो अपर हाउस क्या है, अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है जी। अब जो अपर हाउस होता है हमारा, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं दीज आर ओनली 250 मेंबर्स, ठीक है। 250 मेंबर होते हैं सिर्फ। मोस्ट ऑफ हुम आर इलेक्टेड, और मैक्सिमम इनमें से जो होते हैं इलेक्ट कितने साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं। लोकसभा में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, ठीक है जी। और इसके आगे ये कहता है कि बाय द लेजिस्लेटिव, अब इनको कौन जो है मतलब इलेक्ट करता है, इनको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है, ठीक है। इनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते, इनको वो पीपल, वो मेंबर जो हैं लोकसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी क्या हो, चूजन हो बाय द पीपल, ठीक है। मतलब जिनको लोगों ने चूज़ किया वही जाके आगे जो है नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं उनको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनको जो है और बोलते इसमें से 12 जो होते हैं इनको नॉमिनेट करके कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और जिनको ये अपॉइंट करते हैं 12 मेंबर, ये लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किसी तरह की स्पेशल प्रोफिशिएंसी हो, किसी लिटरेचर में, साइंस में, या किसी तरह की स्पेशल एक्सपर्टीज़ हो, टैलेंट हो, ऐसा कुछ लोग होते हैं, उनको ये 12 सीट्स मिलती हैं, ठीक है जी। अब बोला है कि जो टर्म होता है ऑफ 1/3 ऑफ द हाउस इन मेंबरशिप एक्सपायर एवरी 2 ईयर, ठीक है। मतलब कि हर 2 साल के बाद जो है मतलब हाउस की जो मेंबरशिप होती है उसमें 1/3 ऑफ मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यू अपॉइंट होते हैं। मोस्ट ऑफ बिल, जितने भी बिल्स होते हैं बोलते हैं उनको दोनों हाउस में से आप किसी भी हाउस में जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको लॉ बनाना है तो बोलता है दे मस्ट बी अपॉइंटेड बाय बोथ हाउस एंड रिसीव द एसेंट ऑफ द, अब अपॉइंटेड नहीं होगा यहाँ पे, पास्ट होगा, अप्रूव्ड होगा, सॉरी। तो बोलता है अगर कोई लॉ बनाना है तो वो क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए बाय बोथ हाउस एंड रिसीव कर लेना चाहिए क्या, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव बहुत सुना भाई। अब हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं एग्जीक्यूटिव है मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है जी। लेकिन होता क्या है वो हम अभी समझेंगे। देखिए, जब कोई गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट बनती है, एक तो होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर चूज़ हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने फिर प्रेसिडेंट को बताना है, और प्रेसिडेंट ने पहले तो देखो एक पार्टी जीतेगी, ठीक है। मैं PAR लिख रही हूँ, जगह नहीं है। पार्टी जीती, पार्टी में से फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक PM को इलेक्ट करेगा जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जो है PM की हेल्प लेके क्या अपॉइंट करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये PM के साथ काम करते हैं। और अब ये जो मेंबर थे PM, मतलब जो जो लोग जीते थे इलेक्शन, जिनकी वजह से ये PM बने, उनमें से फिर कुछ लोग, जैसे होता है ना कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर संभाले, कोई कुछ संभालेगा, उनमें से कुछ लोगों को फिर लोकसभा का मेंबर बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें रिजर्वेशन होती है, मतलब जो अपोजिशन पार्टी होगी उसके भी मेंबर होंगे, यही नहीं है कि जो गवर्नमेंट है उसके। लेकिन जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, उसकी मैक्सिमम मेजॉरिटी होती है हमेशा, ठीक है जी। तो उसकी मैक्सिमम मेजॉरिटी हमेशा रहती है, ठीक है। अब इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव हमें पता क्या होता है, क्या होती है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। आज तक यही सुनते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या है, हमारी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट करता कौन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, इट इज़ दैट ऑर्गन विच इम्प्लीमेंट द लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर एंड द पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। तो ये वो ऑर्गन है जो कि इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, जिनको लेजिस्लेचर पास करता है, एंड वो पॉलिसी जिनको गवर्नमेंट पास करती है। जो राइज है बोलते वेलफेयर स्टेट का, वो बहुत ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ स्टेट के फंक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और बोलते कॉमन यूजेस में बोलते पीपल जो है एग्जीक्यूटिव को गवर्नमेंट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। वही बात आ गई जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या है, लोग इसको किससे आइडेंटिफाई करते हैं, टेंड टू आइडेंटिफाई द एग्जीक्यूटिव विद गवर्नमेंट, ठीक है। बट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स देयर हैज़ टेकन प्लेस अ बिग इंक्रीज इन पावर। और लेकिन बोलता है बहुत सारा पावर में इंक्रीज हुआ है किसकी, एग्जीक्यूटिव। और बोलता है रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हर स्टेट में। अब बोल रहा है एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, इंक्लूड प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें मिनिस्टर्स नहीं हैं भाई,
मिनिस्टर्स भी ये नहीं कि मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी का ही सब कुछ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का है, वैसे तो प्रेसिडेंट मोस्टली उसी पार्टी का होता है क्योंकि मेजोरिटी होती है, तो या तो अगर प्रेसिडेंट उस पार्टी का नहीं है तो वो होगा, गवर्नर जिस मर्जी पार्टी का हो वो होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। इसके अलावा पुलिस जो कि एक मिनिस्टर नहीं है वो, फिर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जितने सिविल सर्विसेज हैं वो, सिविल सर्वेंट्स हैं, ये सारे जो हैं ये किस में आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि इनको मान लीजिए लॉ बन गया, पार्लियामेंट ने बना दिया, लॉ में अभी कोई न्यू प्रोविज़न आ गई, ठीक है जी। अब वो न्यू प्रोविज़न जो है, जैसे मान लीजिए अभी आईपीसी सीआरपीसी उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं कि हाँ उसकी जगह हम भारतीय न्याय संहिता लेके आएंगे, तो अब जब उसको बिल पास हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद उसको किसने इम्प्लीमेंट करना? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट करेगा, गवर्नर अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेगा, पुलिस इम्प्लीमेंट करेगी, ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉ तो डायरेक्शन दे रहा है ना कि आपने इस डायरेक्शन में जाना, काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लेजिस्लेचर जो होता है ये वो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि इनैक्ट करता है लॉज ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है जी। तो लेजिस्लेचर क्या है? व्हाट इज लेजिस्लेचर, जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, विधान पालिका कहते हैं शायद, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो तो वो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट होता है। देखिए एक दो चीज़ें हैं, एक होती है हमारी पार्लियामेंट मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस कर ली। पार्लियामेंट भी क्या बनाती है? लॉ बनाती है, बट कहाँ बनाती है? यूनियन लेवल पे, ठीक है। जो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन है वहाँ पे डिवाइड किया कि कौन सा लॉ जो है यूनियन बनाएगा, कौन सा लॉ जो है स्टेट बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्लियामेंट वाला। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्टेट की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेट, ठीक है, तो जब हम स्टेट की बात करते हैं वहाँ पे आ जाता है हमारा लेजिस्लेचर। तो इसमें दो हाउस आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है आगे? इसमें हमें आगे बोला है लेजिस्लेचर क्या होता है। तो लेजिस्लेचर जो है वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि इनैक्ट करता है लॉज ऑफ गवर्नमेंट को। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट की विल को फॉर्मुलेट करे, ठीक है। अब लेजिस्लेचर देखिए, हमेशा लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि जिस लॉ की लोगों को ज़रूरत है वो लॉ लाया जाए। ये थोड़ी है कि जो लॉ सरकार के फेवर में होगा, हाँ कई बार ऐसा होता है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है। बट थिंग इज़ कि हमारा जो देश एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए जो यहाँ पे होगा सब लोगों का सोच के होगा कि भाई लोगों के लिए अच्छा है या नहीं। अगर लोग मना कर देंगे तो वो नहीं होगा। फार्म लॉज के अगेंस्ट है लोग, तो वहाँ पे वो फार्म लॉज पास नहीं हुए, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि भाई यहाँ पे जितने भी लॉज बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं? लोगों के लिए बनते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि स्टेट की जो विल होती है उसको आगे रखती है, ठीक है, और उसको एक लीगल अथॉरिटी दे के, एक लीगल फोर्स दे के जो है फॉर्मुलेट करती है, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो लेजिस्लेचर जो है ऐसा ऑर्गन है जो कि फॉर्मुलेट करता है लॉज को, ठीक है। और लेजिस्लेचर जो बोलते बहुत स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंस जो है अचीव करता है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, ठीक है। ये एक तरह से असेंबली है पीपल की एंड रिप्रेजेंट नेशनल पब्लिक ओपिनियन पावर ऑफ पीपल, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होती है? देखिए, तो लॉ मेकिंग बॉडी होगी, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी होगी, सबके सब क्या है? गवर्नमेंट है, ठीक है। अब लोकसभा है, राज्यसभा है, बोलता है ये लेजिस्लेटिव ब्रांच को बनाते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो हेड हैं स्टेट के, और ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी ड्यूटी अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड बाकी के सिविल क्रिमिनल फैमिली कोर्ट जो होते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सब क्या फॉर्म करते हैं? जुडिशरी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है आप सबको। अब स्टेट लेजिस्लेचर पे आ जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? जो मैं आपको बोलती हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये क्या है? तो कहता है लेजिस्लेटिव बॉडी जो है स्टेट लेवल पे, ये क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। इट कंप्राइजेज स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी, ठीक है। इलेक्शन जो है बोलता है वो डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। और जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ पे तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यहाँ पे क्या होता है? मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 6 ईयर्स के लिए। किसके द्वारा? जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके द्वारा, ठीक है। चेयरमैन जो है बोलता है वो कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। तो ये आई थिंक गवर्नर होता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, नहीं आई थिंक नहीं होता। चेयरमैन तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि चेयरमैन जो है ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, सॉरी गवर्नर नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका राज्यसभा का, ठीक है। उसके बाद है द चेयरमैन इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेटिव काउंसिल। मिनिमम एज जो होती है मेंबरशिप की, अगर आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनना है तो भाई 30 साल है।
जिसमें और सिर्फ 6 स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मेंबर जो होते हैं वो क्या होता है, 1/3 होते हैं टोटल मेंबर ऑफ मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 300 मेंबर हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 1/3 होता है, ठीक है जी। द मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 40 और मेंबर लेस देन 40 नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा, इससे एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में लेस देन 40 जो है सीट्स थी एक बार, या आई डोंट नो अभी भी हैं, बट ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि ऐसा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन होती है इस रूल के अगेंस्ट भी। उसके बाद आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। तो भाई लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है लोअर हाउस होती है स्टेट लेजिस्लेचर का, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इनको लोग इलेक्ट करते हैं, मेंबर जो होते हैं इनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर जो होता है ये प्रिजाइडिंग, देखिए जो हमारा ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहाँ पे चेयरमैन होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होगा, स्पीकर होता है, ओके। अब मिनिमम एज जो है यहाँ पे 25 साल है और जितने भी स्टेट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, उनके पास सबके पास लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितना है, 500, ठीक है। आई नो मैं अगर बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हमारा थर्ड चीज़ आती है लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जो वेबस्टर की डिक्शनरी है वहाँ पे अथॉरिटी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा पर्सन जिसके पास कमांड करने की पावर होती है। लेकिन जब हम आर्टिकल 12 के अंदर बोलते पढ़ते हैं तो उस टाइम में वर्ड अथॉरिटी का मतलब है पावर टू मेक लॉज, ठीक है। मतलब जिसके पास लॉ बनाने की पावर है या जिसके पास फोर्स ऑफ लॉ है कि वो उन लोगों को लागू कर सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड पावर टू एनफोर्स, तो ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बता दी। अब लोकल अथॉरिटी जो बोलता है, अगर हम सेक्शन 3 क्लॉज 38 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ें तो वहाँ पे लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है म्यूनिसिपल कमेटी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकते हैं, बॉडी ऑफ कमिश्नर हो सकता है, बाकी की अथॉरिटी हो सकती है लीगली एंटाइटल्ड या इंटरेस्टेड जो होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा विद इन द सेंटर मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल और लोकल फंड, ठीक है। अब कहते हैं कि जो टर्म लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें 7th शेड्यूल की, ठीक है, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, वही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब मैंने आपको ऊपर बता दिया सब। इसके साथ साथ इसमें विलेज पंचायत के ऊपर जो था, मतलब ये थोड़ा डाउटफुल था कि लोकल अथॉरिटी में विलेज पंचायत आता है या नहीं। तो आरसी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था जिसमें कहा गया था कि आइदर होली और पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पंचायत जो होती है उसका पार्ट होती है, ठीक है। और सॉरी अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा था इट वॉज हेल्ड दैट विद इन द मीनिंग ऑफ टर्म लोकल अथॉरिटी विलेज पंचायत ऑल्सो इंक्लूडेड। अब अगर हम बात करते हैं अदर अथॉरिटी की, तो जो टर्म अदर अथॉरिटी है ये आर्टिकल 12 में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इसकी इंटरप्रिटेशन दी गई है बट कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अदर अथॉरिटी को हम ले सकते हैं कि जो लोकल नहीं है बट अदर वे में एज अ अथॉरिटी वर्क कर रही है, ठीक है, जिसके पास सीधी बात फोर्स ऑफ लॉ। अब अगर आप पेयर एक्ट खोलो और वहाँ पे देखो तो एंड में लिखा है और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 के अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका नेसेसरली मीनिंग ये नहीं है कि जो बॉडी है वो एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट में रहेगी, गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा करो तो वैसा ही करना है, ठीक है। इसका मेयरली इतना मतलब है कि गवर्नमेंट जो है उसको उसका एक तरह से फॉर्म ऑफ कंट्रोल जो है वो उस फंक्शनिंग बॉडी पर रहता है, ठीक है। मतलब एक तरह से चेक रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्योंकि बोलता है अगर एक बॉडी सिर्फ स्टैचुरी बॉडी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट है, ठीक है। दोनों स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी बॉडी जो है उनको हम स्टेट कंसिडर कर सकते हैं अगर उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट से आते हैं या फिर गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी को हम स्टैचुरी बॉडी ऐसे नहीं बोल देते या उसको स्टेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। स्टेट में इंक्लूड करने की कंडीशन क्या है कि या तो उसके ऊपर होली या पार्टली जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल हो या वो उससे फाइनेंशियल असिस्टेंस या रिसोर्सेज लेते हों गवर्नमेंट से, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एक क्वेश्चन कि क्या स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी आता है। तो देखिए इसका आंसर है कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो जुडिशरी है या हमारे जुडिशल कोर्ट है वो कैसा काम कर रहे हैं। वो अगर जुडिशल काम कर रहे होंगे, जुडिशल फंक्शन ऑफ कोर्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जुडिशरी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। लेकिन अगर वो नॉन जुडिशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में वो जो है स्टेट का पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। दे फॉल विद इन द डेप्थ ऑफ स्टेट, ठीक है। व्हेन द कोर्ट परफॉर्म द जुडिशल फंक्शन दे वुड नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ स्टेट, ठीक है। इट कैन बी नोटेड दैट जुडिशियल डिसीजन ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन बीइंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर किसी कोर्ट का जो मतलब कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं, ठीक है, उनको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये वॉयलेटिव है फंडामेंटल राइट, क्योंकि मोस्टली वैसे ऐसा कोई डिसीजन आता ही नहीं है जो फंडामेंटल राइट के
अगेंस्ट हो, ठीक है। अब ये कुछ केसेस हैं, ये आप रोक के देख लेना वीडियो, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 13 पे, जो कि किस बारे में बात करता है, इंटरप्रिटेशन रूल के बारे में बात करता है, या जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ होती है, ठीक है। ओके, तो देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो एक तरह से इंटरप्रिटेशन रूल दे दिया, इंटरप्रिटेशन पावर दे दी किसको, जुडिशरी को, कि भाई हाँ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी पर तुम्हारे पास पावर है उसको इंटरप्रेट करने की और ये देखने की कि कहीं कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, ठीक है जी। तो इसको करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 13 में प्रोविजंस दे दी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर एनी सच ऑर्डर और लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट। तो वही चीज़ है कि पावर है जुडिशरी की कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर्स को जो कि उनके फेवर में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि डिक्लेयर्स ऑल लॉज वेदर प्री कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट और विद और वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। यहाँ पे कहा है कि जो आर्टिकल 13 है ये जुडिशियल रिव्यू की पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये पावर जो एक्साइजेबल है हाई कोर्ट के द्वारा 226 के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 32 के अंदर, ठीक है। तो मेन इसमें जो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट हो, इसका मेन मतलब है फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो। फंडामेंटल राइट बना तो दिए पर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने आर्टिकल 13 जो इंक्लूड कर दिया कि हाँ जी हम उनको साथ में प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ उनके वॉयलेटिव होगी या इनकंसिस्टेंट होगी तो हम उसको वॉइड मान लेंगे, ठीक है। मेन फीचर क्या है आर्टिकल के, इज़ टू सिक्योर द पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। एक तो पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है पर वो कहीं मनमानी ना करे, इसलिए उसको पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन देने के लिए ये लॉ जो है ऐड किया गया विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट। अब इसके बाद है कि आर्टिकल 13 जो है रेट्रोस्पेक्टिव इन अफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उन पर भी अप्लाई होता है बट उसको वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं करता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से मतलब उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करता है, हाँ एट द मोमेंट जब लगता है कि वो वॉइड हो चुका है तब उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम जब चलते हैं तो इसमें आ जाते हैं हमारा जुडिशियल रिव्यू की वही डेफिनेशन वगैरह है मैंने आपको दी हुई, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 किसके बारे में बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वैसे हैं वो लॉ हैं जो कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आए हैं, ठीक है, लेकिन अब वो इनकंसिस्टेंट हो गए हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इसलिए हम उनको वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद जो है हमने बनाए, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की या पार्ट 3 की प्रोविजंस को, इसलिए हमने उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है मीनिंग क्या है लॉ टर्म का, जो टर्म लॉ यूज़ करता है इसका मतलब क्या है। तो कहता है कि क्लॉज 3 जो है ये कहता है कि टर्म लॉ में क्या क्या आ जाता है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, कोई रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, नोटिफिकेशन, किसी तरह का कस्टम या कोई यूजेस, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो, फोर्स ऑफ लॉ हो, ठीक है, लॉ की फोर्स हो, उस सबको हम क्या मानेंगे, लॉ मानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है अब कुछ डॉक्ट्राइन है इससे रिलेटेड आर्टिकल 3 से, ठीक है, वो हम दिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरेबिलिटी। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरेबिलिटी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता है। ये क्या कहता है, ये पता क्या कहता है, ये कहता है कि भाई मान लो आपने कोई लॉ बनाया था तब फंडामेंटल राइट नहीं बने थे, अब वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेरेबिलिटी या इसको सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको पूरा का पूरा जो मतलब वो प्रोविज़न है उसको काटने की या उसको नलिफाई करने की या रिपील करने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट ऑफ जो पार्ट ऑफ स्टैच्यूट है या पार्ट ऑफ प्रोविज़न है जो कि अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, सिर्फ उसको काट दो, बाकी को रहने दो, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि द डॉक्ट्राइन मीन्स दैट इफ़ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर एक ऑफेंडिंग प्रोविजन को हम अलग कर सकते हैं उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को ही जो है रिपील करेंगे या अवॉइड करेंगे जो कि ऑफेंडिंग होगा, बाकी को नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें केस भी है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है ये बेस है इस प्रिंसिपल में कि अ लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट, कि ऐसा लॉ जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, इज़ नॉट नलिटी और वॉइड ऑफ इनिशियो, ठीक है। वो वॉइड ऑफ इनिशियो जो है हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको क्या कर लेंगे, मैरिबंड कंडीशन में रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो है वो
वॉइड एबोलिशन नहीं माना जाता है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्ट्राइन यूज़ होता है वो बता रहे हैं। तो एक्लिप्स में क्या होता है, देखिए मैरिबंड कंडीशन में रखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हमने क्या किया, उसको रिपीट नहीं किया, पर हमने ये चीज़ बोल दी कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब उसको मैरिबंड कंडीशन में रखते हैं। इन केस मान लीजिए राइट टू इक्वालिटी पर ही कोई प्रोविज़न थी, ठीक है। अब सिटीजन्स को तो राइट टू इक्वालिटी मिल गया इंडिया में, तो अब इसलिए हमने क्या किया कि हमने उस लॉ को जो है वो हमने बोल दिया कि भाई ये लॉ अब हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के अंडर मैरिबंड कंडीशन में रख लो। अब कल को अगर मान लीजिए कोई एलियन है, कोई मतलब बाहर का फॉरेनर पर्सन है इंडिया में रह रहा, या कोई और पर्सन है जो सिटीज़न नहीं है, या जब भी हमें कभी भी इस लॉ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हमने मैरिबंड कंडीशन में रखा था डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के अंडर, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे उसकी कंडीशन ज़ीरो है, ऐसा वो वॉइड ही है, वॉइड भी नहीं है, मतलब वो एक तरह से मैरिबंड कंडीशन में, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। बट अगर हमें नेसेसरी हुआ कहीं भी तो हम उसको यूज़ करके अपना जो काम है वो निकलवा लेंगे, ठीक है। तो यही बोला कि इट इज़ ओनली एज अगेंस्ट द सिटीजन दैट दे रिमेन इन अ डॉर्मेंट और मैरिबंड कंडीशन, बट दे रिमेन इन ऑपरेशन और अगेंस्ट नॉन सिटीजन हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट। मतलब जिसके पास फंडामेंटल राइट है वो तो कम से कम यूज़ कर ही सकते हैं ना, ये मतलब है इसका। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर में क्या होता है कि भाई नो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड इन पार्ट 3। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो है वो पार्ट 3 की प्रोविज़न पे नहीं लगेगी, ठीक है। इसका मतलब सिंपली है कि इट इज़ नॉट ओपन टू एन एक्यूज्ड पर्सन, कि एक पर्सन जो है उसके लिए एक्यूज नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वेव कर दे या उसको छोड़ दे और ख़ुद को कन्विक्ट करा ले, सज़ा दिलवा ले। मतलब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, ठीक है। अब सबके साथ इक्वालिटी का जो है व्यवहार होता है। मान लीजिए रेप की सज़ा 7 साल है, अब उसको 7 साल की सज़ा होनी थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे तो भाई मुझे इक्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे बाहर नहीं रहना है, मुझे अंदर रोटी मिले ये वो, तो मुझे जो है मुझे अपना जो राइट है वो वेव करना है, और आप एक काम कीजिए, मुझे पुराना लॉ ही चलेगा, या मतलब मुझे ये वाले फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, मुझे पुराने वाले राइट चाहिए, या ये कह दे कि मुझे 7 साल नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें। तो उसमें ये बोला है कि भाई फंडामेंटल राइट को जो है आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वेव नहीं कर सकते हो, जो है वही रहेगा, ठीक है। ये नहीं है तुम्हारी मर्जी तुम उसको चेंज करा लोगे और फिर कन्विक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 3 क्लॉज 3 एंड 4। वही मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है इसमें लॉ की डेफिनेशन में। अब इसके साथ एक और चीज़ जो ऐड ऑन है यहाँ पे कि इट इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशूड। देखिए लॉ में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर भी आ जाते हैं जिनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हमें इशू करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन नहीं आती, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आते हैं ना ऊपर से, उसको भी हम लॉ मानेंगे। अब अगर जो हमारा डीसी है, ठीक है, सॉरी इसका डिस्ट्रिक्ट का, वो कह दे कि भाई कल से कर्फ्यू लग जाएगा, तो वो हमारे लिए लॉ हो गया ना, ऑब्वियसली वो हमने लॉ बना दिया उसको कि ये लॉ है ना, ये कर्फ्यू लग रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक तरह से क्या हैं, वो भी लॉ मानी जाएंगी। पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन है, मतलब किस तरह की अगर सिर्फ डायरेक्शन दी गई है कि लगा दिया जाएगा, या पुलिस को बोला कि आप डिस्टेंस मेंटेन करो, इस तरह की चीज़ों को हम लॉ नहीं मानेंगे, वो एक तरह से गाइडेंस होगी अपने ऑफिसर्स को। इसके अलावा कहते हैं इसमें डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन भी नहीं होती है। जैसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ना तो कभी लॉ हो सकती हैं या प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हो सकती हैं, ठीक है। अगर किस तरह का पर्सनल लॉ जो है कवर नहीं हुआ है अंडर आर्टिकल 13 जो कि किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो उनके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। इसके बाद आता है लॉ इन्फोर्स। तो कहते हैं कि एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 और बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बाय लॉ ऑफ म्यूनिसिपल बॉडी आर ऑल लॉ इन्फोर्स। लॉ इन्फोर्स का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे लॉज जिनको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया पर वो फिर भी फोर्स में हैं। तो इन्होंने इसमें क्या क्या आता है, देखो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट हमारा इशू करता है, गवर्नर इशू करता है आर्टिकल 123 और 213 के अंडर, या कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, या कोई बाय लॉ जिसको म्यूनिसिपल बॉडी ने जो है जारी किया है, ये सब के सब क्या होता है, लॉज इन्फोर्स होते हैं। मतलब ये ऐसी डायरेक्शंस हैं, ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर लॉ की फोर्स लगी हुई है, लॉ के द्वारा ये इन्फोर्सेबल हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। Thank you so much for watching the video and stay tuned with the channel.